वायर में अगर सर इसमें प्रॉब्लम है तो हो जाएगी। चलो नेक्स्ट अपने कुछ इक्वेशंस हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, जैसे बीयरिंग कैपेसिटी थ्योरीज। ठीक है, ये करा दिया मैंने आपको। ये फॉर्मूला भी बता देंगे अभी आपको। नेक्स्ट है एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स, एनालिटिकल मेथड्स में पहला है बीयरिंग कैपेसिटी थ्योरीज। बीयरिंग कैपेसिटी थ्योरीज। सेकंड है अपना एम्पिरिकल फॉर्मूलाज। एम्पिरिकल फॉर्मूलाज एनालिटिकल मेथड में आएगा। नेक्स्ट उसके बाद आएगा अपना फील्ड टेस्ट। इसका फील्ड टेस्ट पढ़ेंगे हम लोग। ये अब जाके पूरा ये फाउंडेशन रहेगी, ये अपनी ख़त्म करनी है इसको। चलो कुछ थ्योरी करते हैं अब ख़त्म फटाफट से। रैंकिन का कुछ बताऊं क्या? एक सवाल आया हुआ है फाउंडेशन में रैंकिन यूज़ करके। चलो रैंकिन थ्योरी, पहली थ्योरी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी रैंकिन थ्योरी। कर लो थोड़ा थोड़ा सारा यार। रैंकिन थ्योरी, रैंकिन थ्योरी। अब रैंकिन थ्योरी किसको, सोइल के लिए है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर द कोहेजनलेस सोइल। कोहेजनलेस सोइल, एग्जाम्पल सैंड, सिर्फ सैंड के लिए। रैंकिन के लिए क्यों? रैंकिन कंसिडर द, सेकंड पॉइंट, रैंकिन कंसिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ टू एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ elements adjacent to each other, adjacent to each other. Rankine considers the equilibrium of two elements adjacent to each other. First is just below the, first is just below the footing. सेकंड जो एलिमेंट माना उसने, ये माना अदर एडजेसेंट टू इट्स, आउटसाइड, एडजेसेंट टू इट, ऐसे लिख लो, एडजेसेंट टू इट, आउटसाइड द फर्स्ट, आउटसाइड द कॉर्नर, एडजेसेंट टू इट, आउटसाइड द कॉर्नर, ये लिख लो। अभी बना के दिखा दूंगा आपको। तीसरा पॉइंट है, ही अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, ही अप्लाइड द कंसेप्ट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, concept of passive earth pressure on element second, and active and sigma h are equal and horizontal जो stress होगा sigma h are equal for both the elements। ये लिख लो बस, ये बना के दिखाता हूँ भी आपको। सिग्मा एच मतलब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। चलो
बनाऊँ इसको अप्लाई करते हैं। लिख लिया, स्ट्रेट लाइन, दिस इज द फाउंडेशन, ये फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन, यहाँ पे ग्राउंड लेवल, दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन पे रुक जाओ, ये ले लेते हैं। यहाँ पे अपन ने 2 एलिमेंट ले लिए, दिस इज 2 एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड 2 एक दूसरा यहाँ ले लिया, दिस इज 2 एलिमेंट्स, दोनों एडजेसेंट है और सेम है, दिस इज 1, दिस इज 2। यहाँ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू लग रही है, ये बना लो फर्स्ट और सेकंड, 2 एलिमेंट ले लिया हुआ। ठीक है, दोनों के लिए अब ये बताओ जो ऊपर से स्ट्रेस लगेगा सिग्मा वी, वो किसके इक्वल होता है? जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के इक्वल, दिस इज क्यू यू। क्या करूं, काट दूं, चलो रहने दो यार, चलो सिग्मा वी किसके इक्वल? क्यू यू के इक्वल। ठीक है, जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है, और जो सिग्मा एच है वो दोनों इक्वल होंगे दोनों एलिमेंट्स के लिए। सिग्मा एच इज इक्वल फॉर बोथ द एलिमेंट्स। रैंकिन ने माना था ये सारा, बोथ द एलिमेंट्स, ये लो। ठीक है, चलो अब निकालेंगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। लिख लिया इतना, हो गया? और तो कुछ नहीं बताना। दिस इज ग्राउंड लेवल, ये लिख लेना बस, दिस इज ग्राउंड लेवल। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। नेक्स्ट है अपना, अब इसी के अंदर कुछ डेरिवेशन देखते हैं। एलिमेंट टू इन पैसिव स्टेट, एलिमेंट 2 इज पैसिव स्टेट। सिग्मा एच की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है? दिस इज पैसिव है तो केपी आ जाएगा, पैसिव है तो केपी यूज किया था ना मैंने। केपी इंटू में किससे गुना करते हैं हम? गामा डी एफ से। दिस इज गामा इंटू में डी एफ। अच्छा, केपी की वैल्यू बोलो, मैंने आपको डायरेक्ट बता दी थी 1 + sin φ डिवाइड बाय 1 - sin φ, याद है? ये रैंकिन ने बताई थी। दिस इज 1 + sin φ डिवाइड बाय में 1 - में sin φ इक्वल टू इंटू में गामा इंटू में डी एफ। दिस इज इक्वल टू सिग्मा एच, ये सिग्मा एच के इक्वल आता है। सिग्मा एच की वैल्यू एलिमेंट 2 और एलिमेंट 1 के लिए सेम है। ठीक है, मैंने फिर 1 की जो 1 की वैल्यू है वो और दोनों की सेम आएगी, तो मैंने पैसिव स्टेट मान के एक की निकाल दी, दोनों की वैल्यू इक्वल आ गई। तो सिग्मा एच की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। सो ऐसा बोल सकते हो आप, सिग्मा एच इज सेम फॉर बोथ द एलिमेंट्स, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ये डायरेक्ट पूछ लेता है, ये आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, 1 + sin φ डिवाइड 1 - sin φ इंटू गामा इंटू डी एफ। ये इक्वेशन पहली रैंकिन के थ्रू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट 1 इन एक्टिव स्टेट, एलिमेंट 1 इन एक्टिव स्टेट। अगर एलिमेंट 1 एक्टिव स्टेट में है तो सिग्मा एच की वैल्यू क्या होगी? दिस इज के ए आ जाएगा, अगर एक्टिव है तो के ए आ जाएगा, के ए इंटू में सिग्मा वी, दिस इज द वैल्यू। अरे ये किसको, ये तो गया ये भी, के ए इंटू में सिग्मा वी। ठीक है, के मतलब ये एक्टिव, जो एक्टिव वाला कोफिशिएंट था उसको गुना करते सिग्मा वी से, मतलब गामा डी एफ है जो। ठीक है, और सिग्मा के ए। और दूसरी बात, अब मेरे को ये पता है जो ऊपर से जो स्ट्रेस लगता है वो किसके इक्वल होता है? क्यू यू के, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के, क्यू यू के। सो के की वैल्यू बताओ कितनी होती है? अगर केपी की वैल्यू ये है तो के की वैल्यू कितनी होगी? 1 - sin φ। सो सिग्मा एच इक्वल टू 1 - में sin φ डिवाइड बाय में 1 + में sin φ इंटू में क्यू यू आ जाएगा। दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, अब अपने को निकालनी है किसकी वैल्यू? क्यू यू की वैल्यू निकालनी है अपने को।
अपने को निकालनी थी क्यू यू की वैल्यू। क्यू यू की वैल्यू बताओ कितनी होगी? क्यू यू की वैल्यू हो जाएगी अपनी 1 प्लस साइन फाई डिवाइड बाय में 1 माइनस में साइन फाई, दिस इज वैल्यू, इनटू में क्या आ जाएगा? सिग्मा एच, और सिग्मा एच की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। दिस इज क्यू यू इक्वल टू 1 प्लस में साइन फाई 1 माइनस में साइन फाई इंटू में सिग्मा एच की वैल्यू बोलो। 1 प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन फाई, 1 प्लस में साइन फाई 1 माइनस में साइन फाई इंटू में गामा इंटू में डी एफ। सो वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू यू की? क्यू यू इक्वल टू 1 प्लस में साइन फाई 1 माइनस में साइन फाई इसका स्क्वायर इंटू में गामा इंटू में डी एफ। ये क्वेश्चन आया हुआ था, अब ये पूछा हुआ था, देख लो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बस लिखवा दिया ये अपन ने, समझ गए ना बात। चलो नेक्स्ट, अब ये बताओ मेरे को 1 प्लस साइन फाई डिवाइड 1 माइनस साइन फाई किसके इक्वल था? अरे ये तो था, इसका दूसरी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने? tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2, याद है? बताई थी ना। तो सवाल में क्या किया इसने, अगर ये tan स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4, ठीक है। सो क्यू यू का दूसरा फॉर्मूला बनता है, दिस इज 10 की पावर 4 इंटू में 45 प्लस में 5/2 इंटू में गामा इंटू में डी एफ। ये इक्वेशन आई हुई थी, ये लिख लो, देख लो, ये पूछेगा। अब डेरिवेशन मैंने तभी करा दी, मेरे को पता था भाई पूरा डिटेल में आप नहीं पहुंच पाओगे, मैंने पहुंचा दिया यहाँ, ठीक है। ये पहली रंगीन खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट, लिमिटेशन लिख लो इसकी। लिमिटेशन लिखो। फर्स्ट लिमिटेशन, इफ डी एफ इक्वल टू 0, इफ डी एफ की वैल्यू, अगर मैं डी एफ की वैल्यू 0 कर दूं तो क्या आ जाएगा? ये देखो, इसी लास्ट इक्वेशन देख लो, डी एफ की वैल्यू 0, क्यू यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो इफ डी एफ इक्वल, अगर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 0 है तो क्यू यू की वैल्यू 0, ये उसने बता दिया था। विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, बीरिंग कैपेसिटी 0 थोड़ी हो सकती है। विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। सेकंड पॉइंट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ साइज एंड शेप, साइज और शेप का कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेज, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेज, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्लेज, ये लिख लो, ठीक है। अब तेजागी करते हैं, क्योंकि जो मेन है वही करवा रहा हूँ। रैंकिन, तेजागी, स्कैम्पटन, मेहरोफ, बस 4 ही करेंगे। है तो पता कितने, बोलने लगूँ ना खत्म ही नहीं होंगी। शुरू करूँ, सिलेंडर, उसके बाद रैंकिन, बेल्स, पोकर, फेलिनस, प्रांटल, तेजागी, स्कैम्पटन, मेहरोफ, ब्रिंच, वेसिक्स, बेला, आईएस कोड, ये है। तो अल्टीमेटली जो मेन है वही कराऊंगा, जरूरत भी नहीं बाकी पढ़ने की। चलो नेक्स्ट, तो रैंकिन खत्म होगी। नेक्स्ट इज तेजागी थ्योरी। अब करते हैं तेजागी थ्योरी। अब तेजागी की पहले, अब तेजागी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि सवाल आना है इससे, ठीक है ना। तेजागी की पहले करो। अब ये किसके ऊपर इंप्रूवमेंट थी, ये भी लिख लो। फर्स्ट, इट इज द इंप्रूवमेंट ओवर द प्रांटल थ्योरी। It is the improvement over the Prandtl theory. Prandtl considered the base to be smooth। अरे इसका ये बिल्कुल घस गया ना, छूट रहा है, तभी तो अच्छी नहीं लिखी जा रही है, समझ रहे हो। टू बी स्मूथ, बट तेजागी कंसिडर्ड टू बी रफ। But Terzaghi considered to be rough। ये 2 पॉइंट लिख लो। उसका assumptions
assumptions for Terzaghi theory. Assumptions for Terzaghi theory. First point, foundation is shallow. Foundation is shallow. dF is less than d. Depth of foundation is less than width. Base of foundation is rough. Base of foundation is rough. तीसरा point, failure is general shear failure. Failure is general shear failure. चौथा point, footing is continuous. Footing is continuous. Next, it makes the analysis in 2D. It makes the analysis in 2D एनालिसिस कीजिए, 3D नहीं किया उसमें कुछ भी. नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ फेलियर, लिख लिया क्या? नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, एट द टाइम ऑफ फेलियर, at the time of failure soil reaches up to plastic state. Reaches up to plastic state. Sixth, कौन सा रह गया? The stress zone extends up to ground level. Stress up to extend up to the, कहाँ तक स्ट्रेस जाएगा? फाउंडेशन लेवल तक. अप टू दी फाउंडेशन लेवल. फाउंडेशन लेवल, नोट अप टू ग्राउंड लेवल. नोट अप टू ग्राउंड लेवल. सेवंथ, shear resistance is ignored. Shear resistance is ignored. ये सारी चीजें मानी थी उसने. और भी हैं. Load is vertical and concentric. Load is vertical and concentric. Ninth is soil above the base of foundation. Soil above the base of foundation is neglected. इसको neglect कर दिया था. And soil above the base of foundation is neglected and replaced by equivalent surcharge. Replaced by equivalent surcharge. ये लिख लो. Ground surface and foundation level is horizontal. ये बहुत है इतनी तो. Ground surface and foundation level is horizontal. Foundation level is horizontal. ये लिख लो. ये सारी चीजें मान ली थी उसने. चलो इधर जाके कर लेते हैं. अब करें शुरू. अब कुछ नहीं है, ये चीजें जो मान ली थी वो पढ़ने की है. बस ये मान के उसने आसान बना दी थी इक्वेशन को, वो चीजें ले ली थी.
चलो अब देखते हैं इसका डायग्राम। डायग्राम ही बनाया था हमने, फिर भी दोबारा कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन, दिस इज द वैल्यू। पहले तो जोन लिख रहा हूँ, जो जोन बताया था ना वहाँ पे, उसने जैसे माना था। ये लिख लो, दिस इज ग्राउंड लेवल। दिस इज ग्राउंड लेवल। ठीक है जी। अब एक और चीज़ करते हैं इसमें। इसको उसने स्ट्रेट माना था ना, ये तो हटाई दो, बल्ज तो होगा ही नहीं। इसने इसको स्ट्रेट मान लिया, तो ये ले लो बीच में एक लाइन, स्ट्रेट लाइन। दिस इज द एंगल, ये चीज़ है। दिस इज, ये त्रिज्यागी ने जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। ग्राउंड लेवल स्ट्रेट माना था ना उसने, तो जोन 2 एंड जोन 3, ये सारी कहानी हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ मान लीजिए। जोन 1 को बोला था उसने जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन 1 जोन ऑफ इलास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन 2 को बोला था उसने जोन ऑफ प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। जोन 3 इसको बोलते हैं पैसिव, इसको बोलते हैं जोन ऑफ रैंकिन पैसिव प्रेशर। जोन ऑफ रैंकिन पैसिव प्रेशर, पैसिव प्रेशर। अब क्यों बोला ये बताता हूँ इसको, क्योंकि ये जो एंगल है उसने एंगल ले लिया था, ये वाला एंगल लिया उसने 45 प्लस में 5/2, इसके एंगल को लिया था उसने 45 माइनस में 5/2। ये लिख लो, जोन ऑफ एक्टिव पैसिव, सॉरी जोन ऑफ रैंकिन पैसिव प्रेशर। ये सारी कहानी ले ली थी उसने। दूसरा, एक चीज़ और बतानी है आपको। देखो जैसे जब फाउंडेशन बनाते हैं पहले तो एक्सकैवेट करते हैं, उसके बाद वापस फिल करते हैं इसको। जब फिल किया उसने पता क्या किया, जो ये लोड आया उसको सरचार्ज मान लिया। जैसा आपको बताया ना सरचार्ज एंगल, जो एक्स्ट्रा वेट लेके चल रहे हैं, इसने यही लेवल माना है सारा। समझ रहे हो, जो फाउंडेशन के लेवल को सब कुछ माना है, समझ गए। जो ऊपर लोड आएगा वो सरचार्ज मान लिया उसने, समझ गए। तो दिस इज सरचार्ज, तो लिख रहा हूं मैं दिस इज सरचार्ज वेट। ये सरचार्ज वेट, सारा कुछ सरचार्ज वेट में मान लिया। क्यू इज सरचार्ज वेट, ये सारी कहानी आ जाएगी। चलो जी, ये चीज आ गई। एक चीज एक और लिख लो यार, वो भी रह गया थोड़ा सा, एक पॉइंट और लिख लो इसमें। वो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नॉट कंसिडर। इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल इज नॉट कंसिडर्ड। ये लिख लो लास्ट। चलो जी, अब तक जागी शुरू चल रही है, अब तक जागी आपकी। एंगल हो गया। लिख लो इसके बारे में, विशेष सवाल बन सकता है इस बार। चलो हो गया इतना कहानी, क्या रह गया? ये सारी हो गई। अब ये जोन 1, जोन 2, जोन 3 जो है, इसके बारे में लिख लो एक एक, दो लाइन। जोन 1 को बोलते हैं इट इज द सेंट्रल जोन। इट इज द सेंट्रल जोन एंड इन इलास्टिक equilibrium. It is central zone and in elastic equilibrium and gets compacted and gets compacted and becomes the part of footing and becomes the part of footing. ये पार्ट बन जाता है फुटिंग का।
अब नीचे नोट डाल के पॉइंट लिखो इसमें ही, इफ बेस फुटिंग इज कंसीडर्ड स्मूथ, if base footing is considered smooth as in case of Prandtl एक साइंटिस्ट था, as in case of Prandtl, then अगर स्मूथ है, if base footing is considered smooth as in case of Prandtl, then क्या होगा, then zone 1 in plastic equilibrium, बट है किसमें, बट इलास्टिक। समझ गए ना बात। अगर तिरजागी कह देता ना ये भाई स्मूथ था, तब उसको प्लास्टिक बन जाता, वो समझ रहे हो, वापस अपनी पोजीशन में, उसने उसको रफ माना था। चलो नेक्स्ट, जोन टू है रेडियल शियर जोन। इट इज द रेडियल शियर जोन, इसको बोलते हैं रेडियल शियर जोन। दिस इज रेडियल शियर जोन। It remains in plastic equilibrium. It remains in plastic equilibrium. Second is the failure plane is circular. The failure plane इज सर्कुलर, और उसकी जो शेप को बताया था इसने, ये थी लॉग स्पाइरल इन C5 सॉइल एंड लॉग स्पाइरल इन C5 सॉइल। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है C5 कौन सी होती है, C और 5 जिसका दोनों होते हैं, लाइक सिल्ट, ठीक है, सिल्ट सैंड बोल सकते हो उसको। और सर्कुलर इन क्ले सॉइल, सर्कुलर इन क्ले सॉइल, ये लिख लो, ये सवाल आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पॉइंट पे। सर्कुलर होती है क्ले के केस में, लॉग स्पाइरल होती है सिल्टी सैंड के केस में या C5 सॉइल्स में। सिल्टी सैंडी होगी है तो सैंड भी है सिल्टी भी है, बता रखा है सारा C5, जिसकी C की वैल्यू भी हो 5 की वैल्यू भी हो, ये केस है। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट बता रहा है। जोन 3, इस जोन को बोलते हैं लीनियर जोन, लीनियर शियर जोन। दिस इज लीनियर शियर जोन। और रैंकिन क्या लिखवाया था मैंने, रैंकिन, तीसरा जोन को रैंकिन पैसिव प्रेशर जोन, रैंकिन पैसिव प्रेशर। एक क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ ये वाला, ये पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना इस पे, ठीक है, ये हो गया। और इट मेक्स एन एंगल, अब ये बता ही दिया आपको, इट मेक्स एन एंगल 45 ± 5/2। समझ गए ना, दोनों तरफ है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। 45 ठीक है। चलो ये चीज़ लिख लेना बस, ये सारी चीज़ें होगी, आपको बता दी मैंने। अब लेके चलते हैं बस, अब इक्वेशन पे आ जाओ, बस मेन सिस्टम पे आते हैं, ख़त्म करते हैं इसको। चलो अब आ जाओ त्रिज्यागी इक्वेशन। अब मैं प्रूव नहीं करा रहा हूँ, प्रूव की आपको नीड भी नहीं है। त्रिज्यागी ने एक इक्वेशन दी थी जिसे सवाल आएगा, त्रिज्यागी इक्वेशन। इसने निकाला था QU, अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, CNC प्लस QNQ प्लस 0.5 गामा इंटू बी, ये वैल्यू थी CNC QNQ 0.5 गामा इंटू बी इंटू एन गामा, ये आ जाएंगे। ये इक्वेशन थी। अभी प्रूव करने लगे तो फिर टाइम लगेगा, याद हो जाएगी 2-4 बारे में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज द इक्वेशन, हाँ एन गामा, अभी लिखवाता हूँ, सारा कुछ लिखाऊंगा। ये मेरी इक्वेशन, दिस इज द मेन इक्वेशन। कलर ले लेते हैं पीला, हाँ एन गामा, ये एन गामा कोएफिशिएंट है। अब लिखते हैं सब कुछ, क्या 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 कौन सी चीजें हैं पड़ी। चलो अब लिखो सी क्या है, कोहेजन ऑफ सॉइल। सी इज
कोहेजन ऑफ सोयल, ठीक है। क्यू इज सरचार्ज, देखो मैंने वहाँ बनाया भी था जो ऊपर का है। अब इसको एक और वो बता देता हूँ, ये है कोहेजन के लिए, ये कोफिशिएंट अलग अलग बता देता हूँ। ये फाउंडेशन के ऊपर के लिए कैसे लिखूँ, ऊपर क्या बोलते हैं इसको, अपवर्ड लिख दूँ, क्या बोलते हैं इसको यार, ये फाउंडेशन के नीचे के लिए, समझ गए बात, मतलब ये अलग अलग कोफिशिएंट हैं जिससे सारे सवाल सोल्व होंगे। ये बिलो फाउंडेशन एंड ये अप फाउंडेशन, अपवर्ड लिखूं क्या अप ही लिख दूं, चलो अप फाउंडेशन लिख देता हूं, अपवर्ड फाउंडेशन, ठीक है। ये जो कोफिशिएंट है इसके लिए यूज किया है इसने। सी इज कोहेजन ऑफ सोयल, क्यू सरचार्ज, गामा यूनिट वेट ऑफ सोयल, गामा इज कहाँ यूज है उसमें, बिलो फाउंडेशन, समझ गए ना, यूनिट वेट ऑफ सोयल, यूनिट वेट ऑफ सोयल। अब यहां से पता लग रहा है वो बिलो की बात कर रहा हूं तो बिलो की बात हो जाएगी, समझ गए ना। गामा, बी इज विड्थ ऑफ द फुटिंग, बी इज विड्थ ऑफ फुटिंग, बी इज विड्थ ऑफ फुटिंग, ये सारी वैल्यू है। अब एन सी, एन क्यू, एन गामा, अब ये ना फिक्स होते हैं, कोफिशिएंट्स हैं बड़े बड़े, याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बता देता हूं। एन सी, एन क्यू एंड एन गामा इज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, ये आपको देगा वैल्यू, सवाल में देगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। और एक और चीज मैंने आपको वो लिखवाई है ना, स्ट्रिप फुटिंग बताई है मैंने आपको, एग्जामिनेशन में स्ट्रिप फुटिंग तो लिखवा दिया होगा, इंप्रूवमेंट, और ये भी सारी पढ़नी पड़ेंगी। शैलो एंड यहाँ लिख लो स्ट्रिप फुटिंग इज कंसीडर, स्ट्रिप फुटिंग इज कंसीडर, क्योंकि सवाल में आते ही स्ट्रिप फुटिंग यही लगानी है, स्ट्रिप फुटिंग इज कंसीडर। बस अब सारी हो गई है, चलो ये मेरी इक्वेशन थी, तरजागी इक्वेशन, ठीक है। अब ये कहता है यार ये तो चलो, अब ये बी यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर फाउंडेशन की शेप भी चेंज हो सकती है, उसके लिए उसने क्या किया, उस इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर तरजागी। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड इक्वेशन फॉर तरजागी, या मॉडिफाइड इक्वेशन बाय तरजागी, बाय तरजागी। सबसे पहले रेक्टेंगुलर शेप के लिए, अब शेप के बेस पे उसने रेक्टेंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर शेप के लिए इसने फॉर्मूला दिया 1 + 0.3 b बाई एल, याद करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है अपने पास, b बाई एल सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू गामा डी एफ, इसमें लिया था इसने ना, क्यू एन क्यू ठीक है, इसमें ले लेते हैं। उसके बाद 1 - 0.2 b बाई एल प्लस 1 माइनस में 0.2 b बाई एल गामा इंटू, वहाँ पे क्या लिया था, b लिया था ना, b इंटू में n गामा इंटू में 1/2, इसको 2 से ही भाग कर दें, गामा बाई 2 ले लो, चलो ठीक है, ये क्वेश्चन ले लो। अब कुछ नहीं किया इसने कुछ कोफिशिएंट से गुना कर दिया इसको। अब कोफिशिएंट क्या लिया इसने, ये देखो 1 + 0.3 b बाई एल, 1 + 0.3 b बाई एल, क्योंकि रेक्टेंगुलर है, एल और बी दोनों होंगे, 1 + 0.3 b बाई एल, ये सी एन सी वही है सेम, क्यू एन क्यू वही है। तीसरा 1 माइनस में 0.2 b बाई एल, इसे गुना कर दिया, मतलब आपको याद करने 1 + 0.3 b बाई एल, 1 - 0.2 b बाई एल, और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी को ही उसने क्या कह दिया, स्क्वायर फुटिंग। अगर ये स्क्वायर फुटिंग होगी तो क्या होएगा, अगर स्क्वायर फुटिंग होती तो बी किसके इक्वल आ जाएगा, एल के इक्वल, एल और बी इक्वल, एल और बी इक्वल, ये क्या आ जाएगा 0.3, 1 + 0.3 कितना होता है 1.3, दिस इज सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 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 प्लस, ये कितना बचेगा, एल और बी इक्वल 1 - 0.2 0.8, 0.8 गाम डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 यहीं ले लो 0.4, दिस इज 0.4, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, दिस इज 0.4, दिस इज 0.4 गामा इंटू बी इंटू में एन गामा, ये आ जाएगी। क्या कह रहे हैं, ये वैल्यू आ जाएगी सारी,
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए हो गया। नेक्स्ट अब लो सर्कुलर फुटिंग के लिए, यही चीज़ सर्कुलर फुटिंग के लिए ये है, इसको मैं येलो कलर से लिख देता हूँ, दिस इज रेक्टेंगुलर स्क्वायर फुटिंग, सॉरी स्क्वायर फुटिंग। अब लिख दो, अब आ जाओ स्क्वायर रेक्टेंगुलर सर्कुलर फुटिंग के लिए। एक मिनट पॉज कर दो यार, कई फ़ोन आ गए आधे घंटे में एक बार। चलो स्क्वायर फुटिंग के लिए 1.3 CNC QNQ 0.4 गामा इंटू बी इंटू एन गामा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट कौन सा बच गया? सर्कुलर फुटिंग। नेक्स्ट इज सर्कुलर फुटिंग। सर्कुलर फुटिंग के लिए सेम 1.3 वाइट से ही ले लो, दिस इज 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस सर्कुलर तो डाया आ जाएगा बी की जगह 0.3 गामा इंटू डी इंटू में एन गामा, 0.4 की जगह 0.3 हो जाएगा। बस यही फ़र्क है, बस ये इक्वेशन है, इसी को बार बार लगानी है अपन ने। क्वेश्चन लिख लो एक, उससे बता देते हैं भी कैसे यूज़ करते हैं इसको चीज़ों को, ठीक है। चलो हो गया, क्वेश्चन लिखो पहला। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो डिटेल बहुत ज़्यादा चली जाएगी और गेट निकल जाएगा इतने में, तो इससे अच्छा तो क्वेश्चन के थ्रू फटाफट पढ़ते हैं। अब अ 2 मीटर वाइड स्ट्रिप, पहला क्वेश्चन है, अ 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग एट 1.5 मीटर डेप्थ, 1.5 मीटर डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, below ground level, below ground level on a homogeneous bed, on a homogeneous bed of dense sand, of a dense sand has phi equal to 36 degree, NC इक्वल टू 60, NC इक्वल टू 60 वैल्यू दे रखी है, NC इक्वल टू 60, NQ इक्वल टू 42, एन गामा इज 47, ऑल्सो गामा T इक्वल टू 1.85 टन पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट द सेफ बेरिंग कैपेसिटी, calculate the safe bearing capacity of soil use तेरजागी इक्वेशन, ऐसे इक्वेशन है। हो गया, करें स्टार्ट, पढ़ लो। ऐसे क्वेश्चन आने हैं गेट में, ठीक है ना। अब वो ये डेमो है, पहला क्वेश्चन है ये। क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले स्ट्रिप फुटिंग दे रखी है, ये तेरजागी ना भी लिखता तो भी तेरजागी लगानी थी। नेक्स्ट अ 2 मीटर वाइड स्ट्रिप फुटिंग एट 1.5 मीटर डेप्थ है, समझ रहे हो, बिलो द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल के नीचे कितनी डेप्थ है? 1.5 मीटर। ऑन ए होमोजेनियस बेड ऑफ डेंस सैंड, सैंड दे रखी है। फाई की वैल्यू कितनी है? 36 डिग्री। NC की वैल्यू 60, NQ की वैल्यू 42, एन गामा की वैल्यू 47, गामा की वैल्यू 1.85। कैलकुलेट द सेफ बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल यूजिंग तेरजागी इक्वेशन। चलो लगाना शुरू करो, करें शुरू। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ सोयल कैसी है, कोहेसिव या कोहेजनलेस? सोयल कैसी है, कोहेसिव या कोहेजनलेस? बोला होगा ना मैंने। डेंस सैंड दे रखी है, सैंड कैसी सोयल है, कोहेसिव है कोहेजनलेस है? अरे सैंड कैसी सोयल है,
सेंड कैसे बोले, क्वेश्चनलेस है, सी की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक, चलो शुरू करो। अब त्रिज्यागी इक्वेशन है, सबसे पहले त्रिज्यागी लगाओगे। दिस इज क्यू यू इक्वल टू सी एन सी प्लस सी एन सी, बोलो बोल बोल के करोगे जल्दी याद हो जाएगा। क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी इंटू में एन गामा। ये 10-12 बार यूज कर ली, याद हो जाएगी। क्यू यू सी की वैल्यू 0 प्लस क्यू की वैल्यू, क्यू कैसे निकालोगे क्यू दिया है क्या, क्यू क्या था, सरचार्ज निकाला था, लोड अपॉन एरिया, समझ रहे हो ना बात। अब क्यू कैसे निकालूं, क्यू बताओ आपको क्या क्या दे रखा है इसमें। आपको निकालना है क्यू, 1.5 और वाइड दे रखा है दिस, और कुछ नहीं दिया गया, लोड वोड। हाँ हो गया। गामा भी तो दे रखा है, गामा क्या होता है, क्यू क्या होता है, गामा इंटू में डी एफ, जितने भी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, समझ गए ना। ऊपर वाला मैंने कहा था ऊपर वाला पैरामीटर है, तो गामा डी एफ यहां से करेंगे। अल्टीमेटली इसको गामा लिख देता है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, तब मैंने कहा था ये ऊपर वाला गामा है, गामा इंटू डी एफ, ये नीचे वाला है। ठीक है, ये ऊपर वाला है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गामा इंटू में डी एफ। गामा की वैल्यू कितनी है, ऊपर की तरफ, फाउंडेशन से ऊपर कितनी है, 1.85 दे रखा है। दिस इज 1.85। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, 1.5 इंटू में एन क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, एन क्यू 42 प्लस 0.5 इंटू में गामा, यहां पे गामा क्या आएगा, सेम आ जाएगा। यहाँ पे गामा भी तो सेम ही आ जाएगा, क्योंकि इसने कुछ जिक्र नहीं किया वाटर टेबल का। कुछ जिक्र होता तो हम ले लेते, गामा सैचुरेटेड है, गामा है, कुछ भी है। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे भी, गामा की वैल्यू 1.85 इंटू में 1.5 इंटू में बी, विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, 2 मीटर है ना, 2 मीटर वाइड है, समझ रहे हो। फिटिंग डेप्थ है ना वो, तो इंटू में 2 इंटू में एन गामा की वैल्यू 47। सोल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ रही है, क्यू यू की वैल्यू वैल्यू पुट करनी थी बस, 0.5। एक मिनट, वो 1.5 नहीं आएगा, ये गलत ले लिया मैंने। गामा इंटू डी एफ थोड़ी है, गामा गामा आएगा ना, गलती से ले लिया मैंने, लिख गलती से दिया। ये क्या थोड़ी है ये, ठीक है ना, ये लिख लो, गामा ले लो, गामा 1.5। अब करो सोल्व, क्यों कितनी आ रही है, 203.5। ठीक है, 203.5 किस में आएगी ये, टन पर मीटर स्क्वायर। क्यू यू किस में होती है, मीटर क्यूब या मीटर स्क्वायर। क्यू यू क्या होता है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी है, प्रेशर होता है ना, ये जो कैपेसिटी है न्यूटन पर, ये स्क्वायर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, अब निकालो। अब आपको ये क्यू यू की वैल्यू आई है, ये ऑप्शन में होएगा, निकालने क्या है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी। फॉर्मूला बताओ क्या लगाऊं। अब क्यू यू से कहां पहुंचना है आपको, क्यू यू से कहां पहुंचूं, मेरे को पहुंचना है सेफ बेरिंग कैपेसिटी पे, क्यू एस पे, जो बताया था ना। देखो ये फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तभी लिखवाए थे आपको। अब क्यू यू की वैल्यू है, जब क्यू यू की है तो क्या क्यू एन यू निकाल सकता हूं, क्यू यू माइनस में गामा डी एफ, याद है। क्यू यू की वैल्यू कितनी है, 203.5 माइनस में गामा की वैल्यू 1.85 इंटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.5 मीटर। सोल्व करो, वैल्यू क्यू एन यू की वैल्यू आ जाएगी 200.725 टन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब क्यू एन यू आ गया, क्या मैं उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग करने वाली वैल्यू क्या आती है, क्यू एन एस, याद है, नेट सेफ बेरिंग कैपेसिटी, याद है ना। क्यू एन यू डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू, वैल्यू बताओ, 200.725 भाग में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी है क्या इसमें, नहीं दी तो या ऐसा करो, फैक्टर सेफ्टी थी क्या, एक मिनट रुको। अगर फैक्टर सेफ्टी दी हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा करना,
अगर मैं गुना कर दूं, किससे लें यार इसको, क्या वो उल्टा ले लिया क्या मैंने, ठीक है ठीक है, क्या हो गया, बोलो बोलो, क्या वो ना निकालना पड़ेगा, क्या वो क्या हुआ एनएस का क्या बताया, क्या वो ना कैसे निकालें, क्या वो ना इसको निकालना पड़ेगा ना उसके लिए। हाँ क्यू एन एस कैसे आएगा, क्यू एन यू नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी को डिवाइड किसे किया था उसमें, फैक्टर सेफ्टी से भाग किया था ना, तो फैक्टर सेफ्टी कितनी ले लें, 2 से 6 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे वो दे रखा है उसको, फैक्टर सेफ्टी 3 दे रखी है उसने, फैक्टर सेफ्टीज 3 दे रखी होगी, नहीं तो 2 से 6 के बीच में मान लेते हैं, तो बीच में ले लिया अपन ने, एवरेज सी ले ली, 3 ले लिया अपन ने, वैल्यू सोल्व करो कितनी आ रही है, वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, 66.9 टन पर मीटर क्यूब। अब क्यू एन एस आ गया, अब क्या निकालना हमने को, क्यू एस बताओ कैसे निकालेंगे, क्यू एन एस प्लस में गामा इंटू में डी एफ, यही था, नेट सेफ में अगर प्लस कर दूं तो क्या आ जाता है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी 66.9 प्लस 1.85 गुना में 1.5, सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी 69.67, ये ऑप्शन में 70 था इसके, तो क्या लगा देना 70 टन पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी। सेफ बेरिंग कैपेसिटी लोड इनटू में प्रेशर न्यूटन पर मीटर क्यूब इनटू में दिस, ठीक है। कैसे क्वेश्चन करने, समझ गए ना बात, चीज़ समझ गए सारी। चलो अब ये सारी कहानी भी होगी। अब कहता नेक्स्ट केस, अब कहता केस 2, कहता यार ये तो चलो मान लिया अपने जनरल शेयर फेलियर में आ गया, अगर जनरल शेयर फेलियर ना होता तो क्या करोगे, लोकल शेयर फेलियर में आ गया, अगर इफ उसने मेंशन कर देगा इफ सोइल फेल्स इन लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर, अगर यही सोइल अगर लोकल शेयर फेलियर में फेल होती तब क्या करते, क्योंकि तेजागी ने तो जनरल शेयर फेल मान ली थी, इसकी इक्वेशन मॉडिफाई कर दी उसने, क्यू यू इक्वल टू सी की जगह आ जाएगा सी एम इंटू में एन सी डैश प्लस क्यू इंटू में एन सी एन क्यू डैश प्लस इक्वेशन थी और क्या आ जाएगा लास्ट में 0.5 गामा बी 0.5 गामा बी इंटू में एन गामा डैश, ये आ जाएगी ये क्वेश्चन। ठीक है, ये सारी कहानी आ जाएगी। अब आपको मेरे को बताना था एन सी डैश एन की, हाँ ये इसका डाटा बताएगा, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करेगा ये, अब आपको देगा फाई की वैल्यू, अब आपको देगा फाई की वैल्यू। अब लोकल शेयर फेलियर कब होता है, जब फाई की वैल्यू आपकी 36 से कम हो, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, देखो इधर चलो यहीं होगा, पीडीएफ यहीं है क्या चलेगी वो तो चलेगी, अभी वही चल रही है क्या पीडीएफ हमारी, बस तिरजागी वाली है क्या। चलो मैंने आपको ना लोकल शेयर फेलियर में लिखवाया था, अभी सॉफ्ट क्ले के लिए होगी यूज, समझ रहे हो, सॉफ्ट क्ले के लिए, उसके लिए फाई की वैल्यू 36 से कम हो जाती है, समझो शायद 29 से कम रहती है। अगर कोई भी वैल्यू 29 से कम होगी तो फेलियर होगा, किस में होगा वो, लोकल शेयर फेलियर। अगर एंगल आपको 29 से कम दे देता है वो, समझ रहे हो, तो फाई की वैल्यू, इसका मतलब जनरल शेयर फेलियर में फेल नहीं हो रहा वो, समझ गए ना, जनरल शेयर फेलियर में किस में फेलियर है, लोकल शेयर फेलियर में। अगर लोकल शेयर फेलियर में फेल है तो फाई की वैल्यू कुछ ना कुछ दे देगा, ठीक है। इसके लिए फाई डैश की वैल्यू है वो, दिस इज फॉर फाई डैश। अगर फाई डैश की वैल्यू दे देगा तो फाई डैश किसके इक्वल होता है अपना, tan इनवर्स ऑफ 45, tan इनवर्स ऑफ 2/3, सॉरी tan इनवर्स ऑफ, ये लिख लो इक्वेशन है इसकी, tan इनवर्स ऑफ 2/3 tan फाई, ये दे देगा आपको, ठीक है। नया फाई डैश निकालना पड़ेगा आपको, अल्टीमेटली आपको फाई की वैल्यू देगा, आपको कह देगा 29 से कम है, 20 डिग्री दे रखा है मान लो, अभी एक क्वेश्चन कराता हूं उसका, तो 20 डिग्री देगा तो यहां से फाई डैश की वैल्यू निकालेंगे,
इस फाई डैश से एन सी डैश, एन क्यू डैश, एन गामा डैश निकलेगा, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। ये एंगल के बेस पे होती है सारी की सारी। अब मैं आपको अगर लिखवाऊँ ना, बताऊँ, चलो मैं दिखाई देता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ लिखवा के भी। जो एन सी, एन क्यू, एन गामा है वो फाई पे डिपेंडेंट है। ये कुछ इक्वेशंस है सारी जिसमें फाई आता है। अब फाई है पड़ा, फाई की वैल्यू जनरल शेयर फेलियर है तब तो है पड़ेगी एन सी, एन क्यू, एन गामा। अगर फाई की वैल्यू चेंज होगी, 29 से कम होगी, तो फेलियर होगा, लोकल शेयर फेलियर। उस फाई को पुट करके यहां से फाई डैश निकालेंगे, इस फाई डैश से एन सी डैश, एन क्यू डैश, एन गामा डैश निकालेंगे। ये सारी एक क्वेश्चन करा दूंगा, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सीएम, सीएम किसके इक्वल है? सीएम इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ सी। ये ले लेंगे, बस ये दो चीज ले लेंगे, लोकल शेयर फेलियर हो जाए तो। क्वेश्चन लिखो इसका, ये तो ऐसे तो समझा नहीं पाऊंगा। चलो अब मैं ऐसा डाटा पुट कर रहा हूं जिसमें आपको इंटरपोलेशन करना नहीं पड़ेगा, बट आपको वहां पे इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं वैसे पुट कर दूंगा सेम वैल्यूज, ताकि क्वेश्चन जल्दी हो जाए अपना। क्वेश्चन देगा आपको डिटरमाइन द सेफ लोड, डिटरमाइन द सेफ लोड कैरिड बाय स्क्वायर फुटिंग, carried by square footing 2.2 by 2.2, 2.2 by 2.2 meter square at depth of 1.6 meter, at depth of 1.6 meter below ground level, गामा दे रखा है, दिस इज 1.65 टन मीटर क्यूब, सी दे रखा है 1.1 इंटू टन बाय मीटर स्क्वायर, फाई दे रखा है 20 डिग्री। अगर फाई 20 डिग्री आ गया, फेलियर कैसा हो रहा है? लोकल शेयर। 36 या इक्वल या 36 से ऊपर है तब जनरल शेयर फेलियर, उससे कम क्या है? आपको लिखवाया हुआ है शायद यार कहीं, मैंने याद करें आपा, मैंने लिखवाया था आपको फाई की वैल्यू कोहेजनलेस सॉइल के लिए 36 से ज़्यादा होती है, या लिखवाई हुई है 29 से कम होती है उसके लिए, फाइन ग्रेन सॉइल के लिए ये लिखवाई हुई है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो वही है ये, समझ गए, पढ़ोगे पता लग जाएगा। तो ये सारी कहानी है। इसके लिए आपको टेबल दे रखी थी, टेबल भी नोट कर लो। फाई, एन सी, एन क्यू, एन गामा। फाई की वैल्यू है 20 डिग्री। अब पता क्या था, यहां पे था 20-18 डिग्री, पर मैं वैल्यू लिख रहा हूं जो आएगी आपकी 20 डिग्री पे जो वैल्यू आती है, समझ रहे हो। इन्हें तो इंटरपोलेशन कर लेना, समझ गए ना बात। तो इसके लिए वैल्यू दे रखी थी आपको 13.64, ये 16 डिग्री, ये 14 डिग्री, ऐसे इक्वेशन देगा आपको, समझ रहे हो। तो यहां पे वो 18 था, बट मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया 13.64 में, क्योंकि वैल्यू आएगी 13.64, 17.69, 7.44, 3.64, यहाँ पे 11.86, 3.88 एंड 1.18, ये सारी वैल्यू। और एक और बात, एन सी, एन क्यू, एन गामा की वैल्यू चार्ट से निकलती है, वो आईएस कोड होता है 600, आईएस कोड की वैल्यू होती है अपनी, मैं आपको बताता हूं, अपनी आईएस कोड की वैल्यू को बताता हूँ अभी, एक मिनट दो मुझे। आईएस कोड का तो वो भूल गया मैं, कोड का क्या नाम है। जैसे ऐसे एक कोड होता है जिसके अंदर आपको चार्ट में गिवन होगी एन सी, एन क्यू, एन गामा, उस चार्ट की मैंने कुछ वैल्यू दिखी है आपको, जैसे 20 पे, 18 पे, 16 पे, 14 पे, 12 पे, वो देगा आपको, वो दे देगा आपको। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, जब 18 डिग्री पे थी मैंने उसका इंटरपोलेशन करके दैट वैल्यू लिख दी, जो आपकी आएंगी जल्दी सोल्व करने के लिए। आप इंटरपोलेशन करके कर लोगे, इंटरपोलेशन आता ही है आपको, ठीक है ना। चलो अब वैल्यू दे रखी है आपको, देखो चलो सोल्व करो, शुरू करो। अब हाँ 13.64 ले लिया मैंने यार, ये फाई की वैल्यू, अरे फाई नहीं, यहाँ पे तो 18 डिग्री है, ये वैल्यू है फाई की, ये फाई की वैल्यू सारी, ये ले लो आप 20 डिग्री, 18 डिग्री, अच्छा 13.64 क्यों ले लिया मैंने, एक मिनट वैल्यूज चेंज कर देता हूँ, एक मिनट दो मुझे। ठीक है, हाँ हो गया, कोई बात नहीं, अभी लिखा रहने दो, ठीक है। इधर यहाँ पे आना था 18 में से, मैंने 13.64 ले लिया, समझ रहे हो। ये अल्टीमेटली यहाँ आएगी वैल्यू, अरे ये आएगी ऐसे, ये लो
ये यहाँ आनी है, ठीक है। मैंने आपको लिख के, क्योंकि इतना डाटा दिया, इतना सफिशिएंट है, इतना काम हो जाएगा अपना। देखो अब अपने को वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू है, ये 5 डैश की है, ये उसके लिए डाटा उसके लिए है। मुझे अगर 20 डिग्री दे रखा है तो मैं 5 डैश कैसे निकालूंगा, दिस इज इक्वल टू 5 डैश कैसे निकालूंगा मैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 2/3 टेंजेंट 5, ये निकालेंगे ना। मुझे 5 डैश की वैल्यू निकालनी है, बताओ वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 10 इनवर्स ऑफ 2/3 टेंजेंट ऑफ कितनी दे रखी है, 20 डिग्री। वैल्यू सोल्व करो कितनी आ रही है, आ गई ना। मैंने बना दिया वो, मैं सोच रहा था इजी कर दूं, टाइम बच जाएगा मेरा, और कुछ नहीं है। आपको डाटा वैसे ही आएगा, समझ गए ना। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है 5 डैश की, अब तो ठीक है, अब डाटा ठीक है मेरा। हाँ चलो 13.64 आ गई। और क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट बाकी सारी वैल्यूज दे रखी है। अब बताओ फुटिंग कैसी है, अब देखो सोल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को। फुटिंग कैसी है, ये फुटिंग कैसी है, स्क्वायर फुटिंग है। फॉर्मूले कौन से लेंगे, मॉडिफाइड वाले, क्यू यू इक्वल टू सी एम, दिस इज सी एम इंटू में 1.3। अब ये बताओ मुझे, स्क्वायर फुटिंग होगा तो आगे कोफिशिएंट कौन सा आता है, 1.3 सी एम इंटू में एन सी डैश प्लस 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 क्यू एन क्यू प्लस वैल्यू थी मेरी 0.8 गामा इंटू एल और बी इक्वल हो जाता है उसमें, गामा इंटू में बी इंटू में एन गामा डैश, ये वैल्यू 0.4 आएगा सच, 0.4 गामा बी इंटू एन गामा डैश, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो सारी। अब देखो वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सीधा, 1.3 सीएमसी की वैल्यू बोलो, सीएम की, सॉरी सीएमसी बोल रहा हूं, सीएम की वैल्यू बताओ कितना होता है, दिस इज 2/3 टाइम्स ऑफ सी। क्या सी की वैल्यू दे रखी है आपको, चेक करो सी की वैल्यू कितनी है, 1.1। वैल्यू पुट करो कितनी आ रही है, सीएम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2/3 इंटू में 1.1। वैल्यू सोल्व करो कितनी आ रही है, 0.732। वैल्यू पुट करो सारी, दिस इज 0.732 इंटू एनसी डैश। अब एनसी डैश के लिए क्या करोगे, टेबल पे आओगे, एनसी डैश 13.64 डिग्री है तो वैल्यू कितनी है 11.86, सो 11.86 गुना कर दो, प्लस क्यू की वैल्यू, क्यू क्या होगा, अच्छा इसकी वो तो बनाओ, डायग्राम तो बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। क्या दे रखा है इसमें, इसमें अपन ने लेना ऊपर वाला, आपको वैल्यू किसकी दे रखी है, गामा की वैल्यू दे रखी है, ऊपर तो गामा ही होगा, सो गामा की वैल्यू 1.65 है, 1.65 इंटू में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज 1.6, दिस इज 1.6 एंड एन क्यू डैश की वैल्यू बताओ, दिस इज एन क्यू डैश 3.88 एंड दिस इज 3.88 प्लस 0.4 इंटू में गामा बताओ, गामा की वैल्यू सेम दे रखी है, कुछ मेंशन ही नहीं है ना, 1.65 इंटू विड्थ ऑफ फुटिंग, स्क्वायर है तो 1.6 ही हो जाएगा, इंटू एन गामा डैश 1.18। ये लो निकालो जी क्यू यू की वैल्यू। देख लेता हूँ कुछ चेंज तो नहीं रह गया, 1.65 हो जाएगा एंड 18 0.4 22 कहाँ से ले लिया, अरे एक गलती कर दी अपन ने, नहीं गलती कुछ नहीं है, वो डेप्थ है भैया 1.6, डेप्थ थोड़ी लेंगे, विड्थ लेंगे ना, विड्थ तो 2.2/2.2 है, अरे 2.2 कर दो, समझ गए ना, ये लो 2.2 लिख लो इसको। अरे कोई दिक्कत है तो बताओ, कहाँ पे, अरे क्यों आएगा, ये तो गामा इंटू डीएफ होता है, ये गामा है, ये विड्थ दे रखी है ना, ये ले लेंगे। चलो अब सोल्व करो, कितनी आ रही है 23.24, क्यों यू की वैल्यू आ गई, दिस इज 23.24 टन्स पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, कैलकुलेट द सेफ लोड निकालना है अपने को। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 दे रखी है इसमें, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 ले लेंगे आप, 2, 2.5, 3
ले लेना, इसमें 2.5 लेके गया हुआ है। अब क्यू यू आ गया, अब क्यू एन यू कैसे निकालूंगा, नेट कैसे निकालते हैं, क्यू एन यू, दिस इज क्यू यू माइनस में गामा इंटू में डी एफ। क्यू यू की वैल्यू कितनी है 23.24 माइनस में गामा की वैल्यू कितनी है 1.65 है इंटू में डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1.6। वैल्यू सोल्व करो कितनी आ रही है 20.6 टन्स पर मीटर स्क्वायर। चलो क्यू एन यू आ गया। नेक्स्ट, अब क्यू एन यू के बाद कौन सा निकालें, क्यू एन एस। क्यू एन एस के लिए क्या करते हैं, क्यू एन एस इक्वल टू क्यू एन यू डिवाइड बाय में फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यू एन यू कितना है, दिस इज 20.6 भाग में 2.5 ले लो। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 ले लेना, 8.24 टन्स पर मीटर स्क्वायर। अब निकालना क्या है, क्यू एस। क्यू एस क्या होगा, क्यू एन एस बोलो प्लस गामा इंटू में डी एफ। क्यू एन एस की वैल्यू 8.24 प्लस गामा 1.65 इंटू में 1.6। सोल्व कर लो कितनी आ रही है 10.88। अब कितना क्या है ये टन्स पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, अभी तो क्यू एस आया है, निकालना क्या है चेक करो, कैलकुलेट द सेफ लोड निकालना है। ये क्या आया है, अभी तो सेफ बीयरिंग कैपेसिटी आई है। अब स्टार्टिंग में जाओ, सबसे जब मैंने फाउंडेशन स्टार्ट की थी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, जाओ पीछे देखो, तभी लिखवाया था, मेरे को पता था वहां यूज होगा ये। सेफ बीयरिंग कैपेसिटी को किससे गुना कर रखा है, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी को किससे गुना कर रखा है, फुटिंग एरिया। याद है, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी को अगर मैं फुटिंग एरिया से गुना कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सेफ लोड आ जाएगा। ये लो क्यू एस, वहां पे क्यू एस माना था क्या, नहीं माना तो कोई बात नहीं। दिस इज क्यू एस इंटू में एरिया। सबसे पहली लाइन लिखवाई है यार मैंने आते ही, पहले तो नहीं, फाउंडेशन की बेसिक के बाद बताया होगा। तो एरिया क्यू एस की वैल्यू कितनी है 10.88 गुना में एरिया 2.2 इंटू में 2.2। सोल्व कर लो कितनी आ रही है, देखो कहां तक पहुंचा दिया। देख लो डेफिनेशन का रोल हर क्वेश्चन में यूज होगा इसका, जितनी भी बताई है 52.65। ये सवाल था, ये सारे देख लो ऐसे आएंगे एग्जाम, पूरा ही निकालना पड़ेगा, ऐसा सवाल आएगा, समझ गए ना बात। चलो जी 52.71 ठीक है, टन्स, ये टन्स, ये ऑप्शन गिवन था इसमें। दिस इज ऑप्शन बताऊं क्या 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 थे, ऑप्शन थे यही ऑप्शन थे 52.70 52.71 और ये बाकी अलग अलग दे रखे थे, एक 70 दे रखा था। तो ये अब जब ऑप्शन पता कैसे देगा, ये ऑप्शन आपको जहां फंसोगे ना कि आ गया चल ऐसे जाएगा, दिमाग देखना। 10.88 तो लगाएगा 10.88 टन दे दिया, आपको लगा 10.88 आके टिक कर, सही है सर मेरा तो आएगा यहाँ पे। तो ऐसे जहां अटकते जाओगे वहां ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज लिखवा रखी है आपको, सारे सवाल इससे बनेंगे, ठीक है ना। चलो आज इतना ही कर ले, कल करते हैं वाटर टेबल, ठीक है। चलो बहुत है, कल करेंगे करेक्शन फॉर वाटर टेबल और